हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर टुडे। आज जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया उस वीडियो के अंदर मैंने देखा सेंड करने के बाद में कि बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, जिससे कि मुझे जो आपको एक्सप्लेन करना था वो एक्सप्लेनेशन आपको अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं। दैट मीन्स मेरा एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचा नहीं, इसीलिए ये वीडियो मैं वापस बना रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5 फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली चीज इसमें नई क्या चीज है वो बता देता हूँ। नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट देखते हैं और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग देखते हैं। अब ओनली कैपिटल अकाउंट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से काम करते हैं। और यदि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हों तब ये ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। दैट मींस इस समय भी ऐसा ही है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन के साथ जब बैलेंस शीट आप बनाते हो तब बैलेंस शीट भी हम यहाँ बना रहे हैं। आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सीखना, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, इंक्रीज डिक्रीज, और बैलेंस शीट में क्या आता है, आफ्टर द न्यू वैल्यू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद जो न्यू वैल्यू आती है वो कहां शो करने वाले हैं, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे क्या शो करने वाले हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इसलिए बहुत ध्यान से देखना। तो मैं आपको समझा रहा था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट जब दोनों दिए हों तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, कोई चेंज नहीं करना अपने को। डायरेक्टली मैंने रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल अकाउंट हार्दिक अल्पेश 1,10,000 50,000, जो बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख दिया, आउटर कॉलम में पूरा हो गया। करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसको आउटर कॉलम में लिखने का, इनर कॉलम में लिखने का। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां पे, करंट अकाउंट में प्लस माइनस होगा। प्रॉफिट होता है तो प्लस करेंगे, माइनस होता है लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब हम सम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट दिया है, पहली चीज तो जब ये आप स्टेटमेंट कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हो, क्योंकि छोटे छोटे अप टू, टिल, बाय, ये छोटे छोटे वर्ड जो है हमारे एडजस्टमेंट को बदल कर रख देते हैं। अब इनका क्या मतलब है उसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड इंक्रीज बाय 25%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 25% इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया है 2 लाख, 2 लाख का 25% हमने फाइंड किया 50,000, यानी कि न्यू वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख प्लस 50 मतलब 2,50,000। फिर सेकंड दिया फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%। डिक्रीज अप टू 90% का मतलब क्या हुआ कि 90% तक डिक्रीज हो गई, 90% तक डिक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ कि अब उसकी वैल्यू 90% है, तो इसका मतलब डिक्रीज कितना हुआ, 10%। तो 40,000 का 10% हमने यहां लिखा, टू फर्नीचर 10% 4,000, और रिमेनिंग जो है न्यू फर्नीचर की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। फिर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी, मार्केट वैल्यू डायरेक्टली हमने शो कर दिया। अब हम देखते हैं हमारी बुक में कितनी वैल्यू है, 80,000। हमारी मशीन की वैल्यू 80,000 है, लेकिन मार्केट में जब हम गए तो 72 है, मतलब 8,000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो टू मशीनरी 8,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, यानी हमने बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है वो मार्केट वैल्यू से 10,000 कम लिखा है, और हमें कौन सा लिखना पड़ता है, मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास स्टॉक कितना है, 45,000। हमारे पास जो स्टॉक है वो 45,000 है, लेकिन मार्केट में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 10,000 है। तो हम यहाँ ऐड करके लिखेंगे, यानी कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 45। दैट मींस हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो इंक्रीजिंग में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,000। टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व 3600। टू कीप बैड डेट रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि कंपनी फर्म अब बैड डेट रिजर्व कितना रखना चाहती है, 3600। दैट इज द न्यू बैड डेट रिजर्व। तो न्यू है तो डायरेक्टली क्या किया, 36 में से माइनस कर दिया, और यहाँ पे बैड डेट रिजर्व जब रिवैल्यूएशन में लिखते हैं तो वैसे क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है, 36, ओल्ड कितना है, 1500। डायरेक्टली हमने माइनस किया 2100।
लिखा आपने 5000। यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल कितना दिया हुआ था 35 में से 5000 लेस करके लिखा आपने 30000। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बीओडी, इंटरेस्ट ऑन बीओडी दैट इज द लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन बीओडी 4500 और इंटरेस्ट ऑन बीओडी 4500। एडजस्टमेंट खत्म हो गई। जैसे एडजस्टमेंट खत्म होता है समझ लो कि रिवैल्यूएशन का काम खत्म, बराबर। एडजस्टमेंट खत्म होते ही रिवैल्यूएशन हमारा पूरा हो जाता है। इसको अब हम क्लोज करेंगे। इसको हमने क्लोज किया टोटल 65, उसमें से 1 2 3 4 एड ऑन माइनस किया तो कितना है 46500। पीएल रेशियो सब में दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 3/8 29,000 17,400 एडेड इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हार्दिक में 29,000 ऐड किया और इसमें 17,400। आउटर कॉलम में गए 1,84,000 1,17,400। अब जितनी फैक्ट हम दे चुके उसके अलावा बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दी गई है, बराबर, जो वैल्यू एसेट्स है तो एसेट्स में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में एज इट इज वैल्यू शो कर दो। फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बस ये 4-5 चीजों में एडजस्टमेंट था। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिख दिया, बीआर डायरेक्टली लिखा, इनकम रिसीवेबल डायरेक्टली लिख दिया, कैश बैलेंस भी डायरेक्टली लिख दिया और इस तरफ बैंक वाटर। दैट मींस रिवैल्यूएशन के अंदर जो एडजस्टमेंट होता है उसकी दो इफेक्ट होती है, एक रिवैल्यूएशन में और एक बैलेंस शीट में। और जिसकी इफेक्ट यानी कि जो रिवैल्यूएशन की कोई एक भी इफेक्ट ऐसे नहीं है जिसकी सिंगल इफेक्ट होती है। रिवैल्यूएशन में जो आएगा उसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगी। दैट इज द एडजस्टमेंट। तो आप ये समझ लो कि आप चैप्टर नंबर 5 और 6 में जो पढ़ने वाले हो वो चैप्टर के 2 अकाउंट में आपको सिखा चुका, बराबर। रिवैल्यूएशन हम पहले भी कर चुके, एक पीरियड में भेज चुका हूं, ये मेरा सेकंड पीरियड है रिवैल्यूएशन के, लेकिन अब इसमें 2 चीज ऐड हुई, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट वापस से आज मैं जो होमवर्क दूंगा तो उसके अंदर फिर से मैं सम दूंगा आपको, सम नंबर 10 एंड 11। कौन सा होगा, सम नंबर 10 और सम नंबर 11। सम नंबर 10 और 11 में क्या होगा आपका, दोनों बनाने का, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ। इससे क्या होगा, अपने चैप्टर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 5 और 6 की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। ओके। और ये सब देखो हमारा रिग्रेशन जो मैंने स्टेटमेंट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर चलाया था, लीनियर रिग्रेशन, उसकी टेस्ट होगी। लेकिन इस टेस्ट में आपको ईमानदारी से सभी को टेस्ट देनी है और एक टाइम फिक्स करूंगा मैं कि ये टाइम पे ही आपको टेस्ट देनी है, क्योंकि मेरे पास टेस्ट का जो भेजते हो बहुत कम लोगों का टेस्ट मेरे पास आता है और इस टेस्ट के अंदर मैं विद इन टेस्ट टाइमिंग सभी के घर आने वाला हूं। ध्यान रखना, सभी के घर पहुंचने वाला हूं टेस्ट टाइम लेके, क्योंकि मैं सभी का एड्रेस मेरे पास है। तो संडे के दिन मैं सभी से मीटिंग करूंगा। संडे के दिन मैं कोई वीडियो नहीं भेजूंगा, सिर्फ आपको संडे के दिन क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा विद इन टाइम, और उसी टाइम के अंदर मैं सप्लीमेंट्री आपसे लेने के लिए आऊंगा। क्योंकि ऐसी पढ़ाई जिस तरह आप कर रहे हो, आप होमवर्क करते हो, मुझे सेंड नहीं करते हो, तो मुझे पता नहीं चलता। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखो, मुझे पता रहे, मुझे हमेशा अपडेट होना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बहुत जल्दी मैडम 1-2 दिन के अंदर एक को भी ये भी स्टार्ट कर देगी, उसको भी सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर देगी। आप सोच रहे हो कि अभी आराम है, लेकिन ये 2 महीने अगर बिगड़ गए तो आपका बोर्ड बिगड़ गया समझ लो। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट अगर ऐसा है तो सेकंड पार्ट कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सीरियसली पढ़े रहो। ओके।